अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि इंतखाबात में तखीर के खदशे के बायस नून लीग और माजी करीब की इत्तेहादी जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। सवाल यह है कि नून लीग क्यों 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के ऊपर कन्विंस दिखाई नहीं देती, जबकि दीगर जमातें मुसलसल इसरार कर रही हैं कि आइन के मुताबिक हर सूरत मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लेवल के ऊपर यह मामला तय हो पाएगा या अल्टीमेटली दीगर जमातों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? इसके साथ ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद एक मरतबा फिर वतन आने की उनकी तारीख में कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 1 माह की और तोसी कर दी गई है। तारीख पर तारीख देने का जो सिलसिला है गुज़श्ता 10 माह से जारी है, लेकिन वो वतन वापस आने की हतमी तारीख क्यों नहीं दे रहे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क भर के अंदर महंगाई की एक नई लहर ने जन्म लिया है। गरीब आवाम का जीना दो बार हो चुका है। आखिर डॉलर की कदर में डॉलर की कदर में इजाफे का जो सिलसिला है वो कब और कहां जाकर थमेगा। इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि बिजली के निर्खों में इजाफे ने आम आदमी का जो जीना दो बार किया है, उनकी सफेद पोशी खत्म कर दी है। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? कौन से ऐसे इकदाम थे जिसके नतीजे में 25 करोड़ अवाम अब खमियाजा भुगतने पर मजबूर हो चुके हैं? इन इश्यूज पर भी बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्दा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंतखाबात में तखीर के मामले पर नून लीग और उसकी माजी करीब की इत्तेहादी जमातें बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जो आइन के अंदर दी गई मुद्दत है जो कि 90 रोज़ है, उसके अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ऐसी जस्टिफिकेशन, ऐसे बयानात सामने आते हैं जैसे कि नून लीग कन्विंस है कि इस मामले के ऊपर या तो खामोशी इख्तियार की जाए या हल्का बंदियां हों और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन चाहे 90 रोज़ के बाद इलेक्शन हो जाए। क्या वजह है कि माजी के अंदर आइन और कानून की पासदारी का दावा करने वाली नून लीग इलेक्शन के मामले के ऊपर अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही? बड़ी मेहरबानी। देखें, आपने शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक मौजू पे बात करने का मौका दिया। बात यह है कि आपको भी पता है और सबको पता है कि जो CCI की मीटिंग थी उसमें इत्तेफाक राय से जो तमाम सूबे थे और सूबों के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो हमारे इत्तेहादी जो मिनिस्टर थे, जो इत्तेहादी जमातों के, स्पेशली तौर पे उनको भी उस मीटिंग में मदऊ किया गया था जी। और वहाँ पे इत्तेफाक राय से ये एक फैसला हुआ था और उसमें मरदमशुमारी नोटिफाई की गई थी। और ये भी आइनी तकाजा है कि जब ये नोटिफाई हो गया है तो इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है तो उस नए मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन कराने का उन्होंने शेड्यूल दिया है जी। और इलेक्शन कमीशन एक फोरम है जहाँ पे ये फैसले होने हैं। उसमें तमाम जमातों को उन्होंने मदऊ भी किया है और एक एक जमात से होकर उनकी मीटिंग हो रही, जैसे हमारी भी कल हो चुकी है। हमारे पार्टी के लीडर जो है वहाँ गए थे और अपना मौक़िफ़ और इलेक्शन, सब लोग चाहते हैं इलेक्शन हो, इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है और दूसरी साफ शफाफ इलेक्शन हो। अब उजलत में ये भी 2018 की तरह इलेक्शन ना हो, तमाम पार्टियां अपनी तजावीज़ दे रही है। पीपल्स पार्टी की CC का जो कल इजलास हुआ है, वैसे माजरत के साथ 2018 वाली तब सूरत हाल ही नहीं है। उस वक्त जिन्होंने आपको पाबंद सलासिल किया हुआ था जिस टाइम के अंदर और जिनके साथ आपके गिले शिकवे थे, अब तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ था, सबसे बड़ा जिससे आपको पोलिटिकल आपको थ्रेट था, वो जेल में है, उसकी जमात कहीं नजर नहीं आ रही। तो अब वो 2018 वाली तो सूरत हाल हो ही नहीं सकती। जहांगीर जदून साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप माहिर कानून हैं, मरदमशुमारी के नताइज CCI ने अप्रूव कर लिए, बिल्कुल ठीक है। कौन सी ऐसी कानूनी कदगन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 4 माह से पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के राह में कोई रुकावट डालती है, या CCI की जानिब से नताइज मंजूर होने के बाद कानून के मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पुराना हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवा सकता, चूंकि आइन तो ये कहता है कि 90 रोज के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए? जी देखें, इसमें सूरत हाल ये है कि इन्होंने इजलास जो CCI का बहुत लेट समन करके एक डिसीजन लिया है कि जी इलेक्शन में अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है आर्टिकल 51 का, सब आर्टिकल 5 का, वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया जी। उन्होंने, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब आप मरदमशुमारी नोटिफाई करेंगे तो आप जो उस पॉपुलेशन की बेस पे सीटों के एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि सीटें या बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। अगर आबादी बढ़ती है तो नेचुरली सीटें बढ़ेंगी कौमी असम्बली की। अब वो जो काम आइन कह रहा है वो कहते हैं जी वो तो हम नहीं कर रहे। तो
तो भाई अगर वो काम आप जो आइन कह रहा है कि अगर आपने मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया है तो आपने सीटें बढ़ानी है, तो वो आप किस लॉ के तहत नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के लिए वो ही नहीं जी। है, तो फिर आप डीलिमिटेशन क्यों कर रहे हैं? आप डीलिमिटेशन जो है, जो आइनी तकाजा है, वो पूरा नहीं कर सकते। आपने इसको नोटिफाई नहीं करना था, क्योंकि जो 2018 के अंदर भी इलेक्शन हुए थे उनके अंदर भी यही कंसेंसस, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी कि जो हमारी इलेक्शन होंगे वो 2017 की जो सेंसस है उसके मुताबिक होंगे और सीटें यही रहेंगी जी, मतलब सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो उनको अब इन्होंने दोबारा फिर इस तरह कहा जी सीटें नहीं बढ़ेंगी, अब डीलिमिटेशन हो। इसमें तो ज़ाहिरी तौर पे पता चल रहा है कि अगर आप डीलिमिटेशन करना चाहते हैं तो फिर आप जो इलेक्शन का आइनी मैंडेट है कि 90 दिन के अंदर हो, अगर असम्बली आपने डिसॉल्व की है तो फिर तो वो 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। तो मेरी जो राय है उसमें यह है कि आप डीलिमिटेशन जो है इसको फिलहाल, इसका फायदा क्या है बिल्कुल सही, डीलिमिटेशन का? सीटें तो बढ़नी, बिल्कुल सही। जंगीर जदून साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, शुएब शाहीन साहब ने, हमारे कानून ने आपका सरिया। शुएब शाहीन साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर जितनी जमातें वो पुरजोर मुतालबा करते हुए दिखाई दे रही हैं कि जो आइन के अंदर मुद्दत है उसके अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से ये बात मुसलसल सामने आ रही है कि चूंकि CCI ने मरदमशुमारी के नताज मंजूर कर दिए, अब नई हल्का बंदियां होंगी। तो इसके अंदर दो चीजें आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन तखीर होने का खदशा है तो क्या पुराना हल्का बंदी के ऊपर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं? और अगर नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने हैं और अगर नशिस्तों की, कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद में कमी बेशी होगी, यकीनन सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद में होगी, उसके लिए फिर आइनी तरमीम दरकार होती है। तो इन हालात के अंदर जब कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, आइनी तरमीम कैसे होगी? इस दोनों पॉइंट के ऊपर सर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मर्दमशुमारी का एक अलग चैप्टर है और इलेक्शन एक टोटल अलग चैप्टर है। इलेक्शन जो है वो बड़ा क्लियर है, वो वाजे करता है। आर्टिकल आप 48(5) को पढ़ लें, आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 पढ़ लें, आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 पढ़ लें जी। जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो वो होगा 60 डेज में इलेक्शन। यहाँ चूँकि असम्बलीज़ ने मुद्दत पूरी नहीं की, सारी असम्बलीज़ डिज़ोल्व हुई हैं, बेशक एक दिन पहले डिज़ोल्व हूँ, एक साल पहले डिज़ोल्व हूँ, तो उसका पीरियड है 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। आप मर्दमशुमारी करें, मर्दमशुमारी ना करें, उसको डिले करें, इलेक्शन डिले करने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस नहीं है, एक बात तय है। दूसरा, जहाँ तक मर्दमशुमारी का ताल्लुक है, ये तो इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PDM और पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट PTI ने ये फ्रॉड किया है बेसिकली कौम के साथ। ये दोगला पॉलिसी की है। आप दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जो इक़्तिदार में थीं, इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा लो अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड कि जी मर्दमशुमारी तो हो गई है, लेकिन इसकी बुनियाद पर हमने इलेक्शंस पुरानी मर्दमशुमारी पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पे कर लिया तो हमारे इलेक्शन अल्तवा में चले जाएंगे जी। और दूसरी बात, अगर ये सिंसेयर थे, वाकई CCI के ज़रिए मर्दमशुमारी करना मकसद था, तो फिर ये 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी का लास्ट डे था। ये मई में अगर कोई ऑब्जेक्शन थे भी तो फाइनलाइज कर देते, ये नोटिफाई कर देते CCI को बिठा के। फिर पहली बात तो यह है कि CCI की कंपोजिशन ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 2 वज़राए आला इस पर पॉलिसी डिसीजंस कर नहीं सकते, क्योंकि उनके तो नुमाइंदगी ही नहीं है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस करने के लिए ये ज़रूरी है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों। फिर उसके बाद चलें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी उस वक्त कर लेते, फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, जो सीटों की तरतीब और तब्दीली करनी है। अब उसके साथ तो फिर आपको PTI को शामिल करना होता, तो इन्होंने फिर वो करने की बजाय ये बैठे रहे। जब बिल्कुल आखिरी 8 तारीख आ गई, यानी 9 को इन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की, 5 तारीख को अचानक CCI की मीटिंग रख ली, और 5 को जो CCI की मीटिंग थी उससे पहले पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी ने मुस्तकिल ये कहा कि जनाब हम तो वोट नहीं देंगे, हमने तो इलेक्शन चाहिए विदिन 60 डेज और विदिन 90 डेज, लिहाजा हम ये तो उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन गए और विद कंसेंसस, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और ये बारूदी सुरंग बिछा दी CCI की मिनट के जरिए। शुएब शाहीन साहब, यहीं पे मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए। शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप रहनुमाई पार्टी की, यही क्वेश्चन मैं उनसे करना चाहूंगा। शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या ये दुरुस्त है कि CCI के इजलास से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं थी कि इलेक्शन जो है वो इतने तखीर का शिकार हो और आप उनके इत्तफाक नहीं करे थे, लेकिन फिर सीसीआई के अंदर हल्का जो मरदमशुमारी के नताइज थे उसके ऊपर कंसेंसस हुआ। क्या सीसीआई के इजलास में या इजलास से पहले नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था कि अब इसके नतीजे में इलेक्शन कब होंगे या क्या हम हर सूरत 90 रोज में इलेक्शन करवाएंगे? हुआ क्या है? चूंकि तो कुछ मुबसरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। अच्छा देखिए, बात यह है कि हम तो चाह रहे थे कि जो ड्यू डेट है उस पर ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व की जाए और 60 डेज के अंदर इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से चाह रही थी, लेकिन नून लीग को इस पे जरा कुछ मसला था और दूसरी पार्टीज को भी, तो ठीक है, इस पे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये जो सेंसस की बात है, देखें, या तो हम जीडीए और एमकेएम वाला दोगला किरदार अदा करें, दोगला भी क्या बल्कि चौगला, के अवाम में कुछ सिंध के अंदर हैं तो कुछ और किसी जगह और हैं तो कुछ। वो कराची में तो शोर मचाते रहते थे और देही सिंध में भी जीडीए शोर मचाती रहती थी, लेकिन 17 नवंबर को लास्ट ईयर इन्होंने ये पास कर दिया और फिर हमने बड़े मसाइल आए हमारे ऊपर। हमने जल्दी से लोकल गवर्नमेंट का फिर कानून भी बनाया, वरना उसको भी इलेक्शन कमीशन ने गलत बात कही थी कि हम खुद बना लेंगे। फिर वो बड़ी तब्दीलियां अगर आई, हाथों हाथ बना, ये एक अलग मामला है। अब जो सेंसस की बात है, तो सेंसस का सबको मालूम है कि चंद दिन बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और अगर डिसॉल्व हो गई तो हमने जब रिजल्ट देखा तो इतनी ज्यादा तब्दीलियां नहीं थी और ये पूरा एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। अगर हम किसी वक्त एक तफसीली प्रोग्राम करें तो हमें नजर आ रहा है कि किस चार्ज में कितने लोग बढ़े हैं, किस ब्लॉक में कितने, या ब्लॉक में अगर देखा जाए तो सूबाई सतह पर तो इतनी बड़ी चीजें हैं। तो फिर आप तवक्को कर रहे थे कि जो नताइज हैं उसके मुताबिक 90 दिन के अंदर हल्का बंदियां भी हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे? बंदियां कैसे होंगी जब आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने वाली है, जब तक नेशनल असेंबली की अप्रूवल नहीं होगी। तो फिर ये आपकी इत्तेहादी माजी के करीब की इत्तेहादी जमात नून लीग समझने को तैयार नहीं है। हल्का बंदियों से इस पे असर नहीं पड़ रहा है। रोजाना की बुनियाद में पाकिस्तान में लोग एनआईसी बनवाते रहते हैं और उसमें जो है घराना नंबर की तादाद बढ़ती रहती है हर इलेक्शन में। इलेक्शन कोई आज थोड़ी ड्यू हुए, इससे पहले भी जो है जो इलेक्शन हुए थे हमें जबरदस्त एतराज था, लेकिन लोगों में एक शऊर है कि वो अपना उन्होंने एनआईसी बनवाया और उससे कुछ आबादी ज्यादा हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि आप उसमें आप जो है डिलिमिटेशन पे चले जाएं। डिलिमिटेशन बिल्कुल ठीक है, जब तक नेशनल असेंबली से अप्रूवल नहीं होगी नहीं होगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा जी। दुरुस्त कहा आपने, आपका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। गुज़श्ते रोज भी पीपल्स पार्टी ने दो टोक अंदाज में कहा कि 90 रोज के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक कंसर्न शो किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना हुए तो खदशा है कि चेयर टेकर बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये फिर इनके जो केयर टेकर सेटअप है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसको तूल मिल सकता है? देखिए, इसकी बड़ी वाज़ह मिसाल जो है वो कंवर दिलशाद भाई, क्योंकि मेरी उनसे बड़ी एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो उनका आप स्टेटमेंट देखें, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कुछ भी नहीं है जी। इस वक्त वो मुशीर हैं पंजाब में वजीर आला के, वो कह रहे हैं 9 महीने लगेंगे। भाई किस हैसियत में 9 महीने लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, जब ये बात डिसाइडेड है कि रीराइट जो है वो आइन को अगर कर सकता है, आइन में कुछ भी, वो नेशनल असेंबली जो है 2/3 मेजॉरिटी से करेगी। लेकिन एक दफा पंजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया जिसके मसाइल हुए, और अब ये चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ये करे। तो अगर यही करना है तो जमहूरियत को ताले लगा दें और इलेक्शन कमीशन को सीधा अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, इतनी सी आबादी है जो मुख्तलिफ जगह पे वो एडजस्ट उसी तरह हो जाएगी। आपके यहाँ वोटर का रेशो टर्न आउट वैसे ही कम होता है। जिस हल्के में मैं रहती हूँ NA 242 में, यहाँ पर जब असदुल्ला भुट्टो MMA से जीते थे उन्हें 24,000 वोट पड़ा था। उसके 10 साल बाद यहाँ पे 28,000 वोट पड़ा PTI के MNA को।
तो क्या बिल्कुल सही, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने अपने ही कंसेंसस के साथ खुद कंसेंसस करके मरदमशुमारी के नताइज को मंजूर करवाया, और अब क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाती कि नहीं, ये देखना होगा। खेलदार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने अपना मौक़िफ़ सुना भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, वो बहुत विगोरसली परसू कर रहे हैं कि हर सूरत में इलेक्शन 90 रोज में हो सकते हैं और होने चाहिए, लेकिन एहसन इकबाल साहब की हम स्टेटमेंट सुनते हैं या दीगर रहनुमाओं की, तो वहां से लगता है कि आप मेंटली क्लियर हैं कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आते उस वक्त तक इलेक्शन का मोमेंटम नहीं बनेगा, और इलेक्शन का मोमेंटम इसलिए नहीं बन रहा कि इलेक्शन 90 रोज में किसी सूरत होंगे ही नहीं। नून लीग के लेवल पर बड़ी क्लैरिटी है। देखें, बात यह कि मैंने पहले भी कहा कि हमें पीपल्स पार्टी की सीसी या जो मेरी बहन शैला रजा साहिबा बात कर रही है, हमें एक पार्टी है, उनकी राय का एहतराम है। हर पार्टी की अपनी मंशूर है, अपनी पॉलिसी है, हर पार्टी अपना किस वक्त क्या मौक़िफ़ देती है, किस फोरम पे क्या बात करती है, बाहर आके क्या हुआ, पार्टी की अपनी मर्जी है। मैं उसको इख्तलाफ राय नहीं करता, वो उनका मौक़िफ़ है, मैं बिल्कुल उसका एहतराम करता हूँ। जहाँ तक आप PMLN की बात कर रहे हैं, PMLN ने कहीं पे भी किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन डिले हो। कल जो हमारा डेलीगेशन मिला था उसमें एहसन इकबाल साहब की क़यादत में राना सनाउल्लाह साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, हमारा एज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, सारे लोग हमारे ज़िम्मेवारान वहाँ थे। वहाँ पे भी ये बात निकली भी जो दिलशाद साहब के हवाले से आपने कहा, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उस डेलीगेशन को यकीन दहानी कराई कि ये हम भी इसकी वजाहत करेंगे इलेक्शन कमीशन, और ये बात कयास आ रही हैं या इस किस्म की बातें करना कि इलेक्शन 9 महीने के बाद होंगे, 2 साल के बाद होंगे, कोई क्या कहीं से उठ के आता है। देखो, उन्होंने यही कहा है कि 14 दिसंबर तक हम सारा इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। अगर आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाए तो सर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का क्यों नाम नहीं ले रहे? तारीख पे तारीख आ रही है, गुज़श्ता 10 माह से वो कह रहे हैं कि इस महीने आएंगे, सितंबर में आ रहे थे, अब अक्टूबर में चले गए, जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन फिल वक्त नहीं होंगे। ये बात ठीक है, पाकिस्तान की सियासत का महवर कायद नवाज शरीफ साहब है, और तमाम जो बड़े फैसले वो भी वो करते हैं, मगर इलेक्शन के डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ताकीर है, ना हमारी तरफ पार्टी की तरफ से ताकीर है, ना एक जमात का ये काम है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। उनको जो भी अपना प्रोग्राम देना है इलेक्शन का, वो उनका काम है। हमने अपना मौक़िफ़ रखा है, और हमने मौक़िफ़ सबका मौक़िफ़ यही था, सबकी बात यही थी। अब देखें ना, डीलिमिटेशन सूबों के अंदर होनी है, प्रोविंशियल के अंदर। अगर मेरा ताल्लुक जामशोरों से है, जामशोरों की आबादी अगर बड़ी है या वोटर बड़ा है, तो वो कश्मीर में अगर कोई शिकारपुर में अगर सीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये लिमिटेशन का मरला सूबों के अंदर होना है, और ये हमने तय किया है। अगर ये आईनी तकाजा है, अगर आइन की बात करें तो हम भी आइन के पास, बिल्कुल ठीक है, आप भी आइन की पासदारी कर रहे हैं, आइन का तकाजा भी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कहती है, दीगर जमातें कहती हैं इलेक्शन होने चाहिए 90 रोज में, ये भी आइन का तकाजा है। मैं जहांगीर जदून साहब से सर जानना चाहूंगा, जहांगीर जदून साहब से। जहांगीर साहब, अब लगता ये है कि कोई पोलिटिकल पार्टीज के मबैन तो इत्तफाक राय शायद मुश्किल हो, लेकिन इसी PDM की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को फुली एम्पावर किया कि इलेक्शन की तारीख आपने देनी है, और वो 90 दिन के अंदर तारीख देने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली मामला ये किसी सुपीरियर कोर्ट में जाएगा, वहां पर तय होगा, या पॉलिटिकल पार्टीज इत्तफाक राय के साथ इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने में कामयाब हो पाएंगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें मेरी सेटल्ड ओपिनियन है, और ये आइन का तकाजा ये है कि जो असम्बली डिज़ाल्व करता है प्रेसिडेंट, तो उसके आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत 90 डेज में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट देता है। उसमें लिखा हुआ है डेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो भी आप कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कर लें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर लें, वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती। और जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी किया है, उसका सबसे जो पहला लफ्ज़ शुरू होता है वो लिखता है, वो होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो वहाँ पे ना होता तो फिर तो वो तरमीम जो थी वो अल्ट्रा वारिस कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो मुतसादम थी आइन के साथ। लेकिन उन्होंने, किसी सेंटर ने मुझे ये बताया था कि हमने इसको ये मेक श्योर किया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ओरिजिनल बिल आया था उसमें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ था, अमेंडेड जो बिल आया था। अब इसमें वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से वो अगर तरमीम हो गई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कहता है, आपका आइन ये कहता है कि इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट देगा, उसके बाद जो बाकी लाज़िमात हैं
इलेक्शन के जो आर्टिकल 218(3) है, फेयर ट्रांसपेरेंट जो स्केड्यूल देना है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। तरीक तो कभी इलेक्शन कमीशन, या तो वो आइन में जब तक तरमीम नहीं होगी वहाँ पे अगर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन तो तब दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट अनाउंस करनी है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो वो अपना देगा। दूसरा, अब मैं थोड़ा सा डिलिमिटेशन का आप बता दूं जी, बहुत बातें हो रही है। एक तो आप मुझे ये शाला रजा से सवाल पूछना था, आप सवाल तो आप पूछते, लेकिन क्या आप पूछ सकते हैं सवाल? जी वो क्या पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है जी कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए, या जो पिटीशनें पेंडिंग है उनमें क्या वो अपना कोई इनपुट या कोई अपना देना चाह रहे हैं या नहीं? यही मेरा सवाल था, आखिरी सवाल होना था शैला रजा साहिबा से। जी शैला रजा साहिबा। उसके बाद मैंने रात को नासिर साहब की और मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनी थी, और गो के मैं ये वाले दलाइल काफी दिन 2-3 दफा चैनल पे दे चुकी थी, और तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे वरना फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और देखिए एक बात और भी है, इसको सबको समझना चाहिए कि अगर ये पार्टीज बकौल PMLN के CCI में ऐसी बात नहीं हुई तो ये अंडरस्टूड है कि आपको आइन में ही रहना है जी, और आइन के ऊपर आइन को आप जो है एक्ट के जरिए चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं तो इतना नहीं जानती हूँ। और जब आपने लिखा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बिल्कुल सही बात है कि डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन की नौबत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा कि दरमियान में एक इलेक्शन ऐसा गुजरा जिसमें MKM ने इसमें ज्यादा वोट उठाए, लेकिन एक दफा फिर 24 और 28 यानी 30,000 के दरमियान ही रहा। तो अगर 10वें साल में आपके घराना नंबर में इतनी चेंज आई है तो इसी तरह चेंजेस आई हैं, तो आप उसकी बुनियाद पर गैर आईनी काम नहीं कर दूं जी। एक बात आपको लीगल क्लियर कर जी सबके नाजरीन के लिए। देखो, जो डिलिमिटेशन है वो तब होगी, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिलिमिटेशन का वो है कि अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है उसके सब आर्टिकल 5 के तहत सीटें कम करनी है बढ़ानी है, अगर वो आनी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे तो फिर डिलिमिटेशन का ही आप क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, रूल पढ़ के सुना, बिल्कुल ठीक। मैं आपका सर पॉइंट आ गया, वक्त कुछ कम है। शुएब शाहीन साहब जी, शुएब शाहीन साहब से मैं आपसे जानना चाहूंगा। शुएब शाहीन साहब, आपकी नजर में क्या डिलिमिटेशन की नौबत नहीं आएगी? और इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि अब मामला जिस नहज पर पहुंच चुका है, इलेक्शन कमीशन कन्विंस नहीं है और पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग के अलावा दीगर पार्टीज का पुरजोर मुतालबा है कि हर सूरत 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली मामला ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से तय हो पाएगा, या इलेक्शन कमिश्नर अपनी अथॉरिटी मनवाते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको फाइनलाइज करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बदकिस्मती से पहले ही एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ वो इलेक्शन का इल्तवा कर चुका है। माजी में आपने देखा पंजाब और KPK असम्बलियों का सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा फैसला किया, और यही पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें, काबिल अफसोस कंडक्ट था इनका। जब आज आइन की बात करते हैं, उस वक्त आइन किधर गया था जब कहते थे कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं, तो इन्हीं का एक इंटरप्रेशन थी कि आइन तो कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, अगर ना कराएं तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बेशक जितने अरसे के लिए भी ना कराएं। फिर दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया, पार्लियामान में खड़े होकर जिस तरह उन्होंने जजेस के कंडक्ट पे डिस्कस किया। आज जब आपके सामने ये कंडक्ट आ रहा है तो हमें अफसोस होता है कि जमहूरी ताकतों ने अपने आप को खुद ख़राब किया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे भाई, ये पीपल्स पार्टी अगर वाकई लॉयल और सिंसियर थी इस काज के साथ तो अफसोस से कहना पड़ता है, तो आपने ये CCI के फैसले पे आप एक मौक़िफ़ अडॉप्ट करते कि जी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 2 तो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं और ये इल्तवा की रीज़न बन जाएगा। यही इनकी उससे पहले 4 महीने ये गुफ्तगू होती रही, तो आप जाते ही ना, ये भाम ही ना होता। जब ये भाम ही दूर हो जाता तो आज 90 डेज में इलेक्शन हो रहे होते। आज हम यहाँ बैठ के इस मौजू पे तो कम से कम डिस्कस ना कर रहे होते। आप बेयकीनी की जो कैफियत पैदा की है इन सारी PDM की जमातों और पीपल्स पार्टी बशमूल लें, वो उस इबाम और बेयकीनी की कैफियत उनके हाथ की पैदा करता है। और ये ख्वाहिश थी एस्टैब्लिशमेंट की और PMLN की, और उसका शिकार पूरे पाकिस्तान की आवाम हो रही है। देखें, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक ये बेयकीनी तो तबाह कर देगी मुल्क को। आज आपके बिजली के बिल की क्या हालत हो गई है, आज डॉलर आपको मिल नहीं रहा, आज आपके रिजर्व का बुरा हाल है।
तो आप मुल्क को इस बेयकीनी की कैफियत में कितने अरसे के बिल्कुल लिए सही। रखेंगे? शोएब शिन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसके लिए दीगर मेहमान ज़रूरी का भी था। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर के ऊपर एक बेयकीनी की कैफियत है और उस बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि इस बात के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए कि इलेक्शन आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर हर सूरत होने चाहिए। बसूरत दीगर अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट आ पाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि IMF प्रोग्राम के नतीजे में अवाम को किस मसाइल का सामना है और कौन कौन से आए रोज़ अवाम के लिए नए चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं जिसके नतीजे में उनका जीना दो भर हो गया है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, IMF की कड़ी शराइत के बायस महंगाई का ना थमने वाला तूफान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, गैस समेत अशिया खुर्दनोशों की कीमत में हर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि IMF हमारा दोस्त है ना दुश्मन। असल दुश्मन हमारी अखराजात की आदत है और हमारा आमदनी पैदा करने का तरीका भी है। लिहाजा अगर हम बतौर रियासत बरकरार रहना चाहते हैं तो हमें दोनों को तब्दील करना होगा। अपने अखराजात को माकूल बनाएं और हमें आमदनी पैदा करने के तरीक़ेकार भी मज़ीद पैदा करने होंगे और कुछ बदलने भी होंगे। उनका यह भी कहना है कि GDP में पाकिस्तान का टैक्स तनासुब 9% है, लिहाजा हमें टैक्स नेट को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। सवाल ये है, क्या टैक्स नेट पहले से टैक्स अदा करने वाले जो अवाम हैं उनके गिर शिकंजा कस के ही बढ़ाया जा सकता है, और अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जाता? इसके साथ क्या अखराजात में कमी की आदत सिर्फ अवाम में डालने की ज़रूरत है या हुक्मरान और इशराफिया भी इस बारे में कुछ अमल करेगी ताकि अखराजात कम हो सकें? मुल्की हालात के पेश नज़र सिर्फ 6 माह में 4,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। ये बहुत हैरान कुन फिगर्स हैं, जिसमें 5,000 इंजीनियर शामिल हैं, 2,000 डॉक्टर शामिल हैं और 24,000 मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मैनेजर शामिल हैं जो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। मगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं अगर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ? बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफे ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी तौर पर कल एक इजलास भी तलब किया है। सवाल यह है, क्या पावर डिवीज़न के बाबू अपनी मुख्तलिफ अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के जरिए से अवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे? लगता तो नहीं है। अगर दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन के जरिए से कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक मौज़ा होगा। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत खकान नजीब साहब। खकान नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि महंगाई के बायस अवाम सराप एहतजाज है, महंगी बिलों ने भी लोगों का जीना दो भर कर दिया है। सवाल ये है कि सर, जब IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा था तो हमें बताया गया कि IMF का प्रोग्राम मिला तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब जब IMF का प्रोग्राम मिल गया है तो महंगाई के बाद अवाम का दिवालिया निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितने महंगाई के असरात हमारे सामने आ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, हर गुजरते दिन के बाद कभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तो ये जो सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्या ये IMF के प्रोग्राम की वजह से ही अवाम को झेलने पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स गुड टू बी ऑन योर चैनल और आपको नया चैनल लॉन्च करने पे मुबारक हो एंड आई होप थिंग्स वर्क आउट वेल फॉर यू। खैर मुबारक, थैंक यू। पाकिस्तान में नो डाउट इस वक्त जो कीमतों का बढ़ना है वो नहायत ही तकलीफ दे है लोगों के लिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें चाहे वो फूड प्राइसेस का बढ़ना हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें एनर्जी में गैस और बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बढ़ना हो, ये अवाम के लिए सेकंड राउंड इफेक्ट में ट्रांसपोर्ट का बढ़ना लाते हैं। सो ये एक ओवरऑल तकलीफ दे आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। IMF में अगर पाकिस्तान कामयाब ना होता और ये प्रोग्राम ना आता जो इस वक्त आया है, तो आप यकीन रखिए कि ये तकलीफ इससे बहुत ज़्यादा होती। श्रीलंका मौजूदा तकलीफ से भी ज़्यादा होती सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। तब तो शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाती चीज़ों की, और आपको पता है कि जब शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं तो कोई भी कीमत का तयन नहीं किया जा सकता कि कीमतें क्या होती। मुझे श्रीलंका के साथ मालूमात काफ़ी हैं क्योंकि मैं उसको क्लोजली वॉच भी करता हूं। तो अगर आप देखिए तो वहाँ पे लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है पेट्रोल लेने के लिए,
और माओं को कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि वो दूध ले सकें बच्चों का। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। कई दफ़ा उनके वजारत ख़जाना के दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यार मेक श्योर कि पाकिस्तान डजंट डिफ़ॉल्ट। सो हमने ये जो पहला जिसे आप कहेंगे हम्प क्रॉस किया और हम डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकल कर एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां डिफ़ॉल्ट के बादल छट गए। सो इसको इस तरह सोचिए। बट इसके साथ साथ इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान के जो खसारे हैं उनमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं हो रही। इससे मतलब ये है इस वक्त जो आपकी कीमतों का बढ़ना है, आप हैरान होंगे जो मैं बात अभी आपसे कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो ज़रूर है कि ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, रुपए की कदर की कमज़ोरी है, पर एक सप्लाई शॉक्स भी हैं, ये सब कुछ है। सप्लाई शॉक्स ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज फ्लड्स भी आए, ये सब चीज़ें हैं। बट इसको दो चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। एक, जब आपका फिस्कल डेफिसिट, जब मालियाती खसारा 7.5 या 8 हज़ार अरब है इस साल, तो ये पैसे कहाँ से आने हैं? ये नोट छाप कर ही आने हैं ना पैसे। जो स्टेट बैंक है वो OMO करता है। खकान साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट टेकअप किया, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। बात की आपने खर्चात की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ काकड़ साहब कहते हैं, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने भी बात की है, वो कहते हैं कि IMF ना हमारा दोस्त है ना दुश्मन, आप उसको इस एंगल से ना देखिए। ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि हमें अपने खर्चात में कमी लानी है। सर, ये खर्चात की कमी का हम कई दहाइयों से सुनते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान तबका, हमारी अशराफिया, हमारे ब्यूरोक्रेसी, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कहीं भी अखराजात में कमी होते हुए दिखाई नहीं देती। अभी हमने देखा जो पिछली काबीना गई, उनके वुज़रा की लंबी कतारें थीं, लंबे प्रोटोकॉल थे और बेतहाश अखराजात होते रहे। अवाम के अखराजात में कमी लाएं, जिन्होंने असल कमी लानी है वो क्यों नहीं कमी लाते? बिल्कुल, मैं पहले हमेशा कहा करता था कि पाकिस्तान का टैक्स रिफॉर्म जो है वो पाकिस्तान का मालियाती खसारा, अंग्रेजी में उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको कम करने में एक कलीदी रोल प्ले करेगा। मैं अब कहता हूं कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, चाहे वो सब्सिडी पे हो, चाहे वो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट पे हो, चाहे वो पेंशन्स पे हो, चाहे वो NFC की रिकंसिडरेशन पे हो, चाहे वो हमारे डेट पे जो रकूम खर्च हो रही हैं उन पे हो, ड्राइव करेगा कि पाकिस्तान किस तरह इस भंवर से निकल सकता है। याद रखिए कि इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर देना चाहिए ताकि जो बोरोइंग हो रही है वो रुक जाए और प्रिंटिंग ऑफ मनी रुक जाए। तो ये एक तरीका है जो हमारी ब्रॉड मनी सप्लाई, जिसको हम M2 कहते हैं, वो कम हो जाएगी। तो आपको जो ये शरह बनानी पड़ती है, जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसकी टाइटनिंग कम करनी पड़ेगी अगर आप ये खसारा अपना संभाल लें। इसके अलावा याद रखिए कि पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन, मैंने एक लफ्ज़ पिछले 14-18 महीने से यूज़ किया है और मैंने कई दफ़ा देखा कि अथॉरिटीज़ भी अब वो समझ रही हैं, वो है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। पाकिस्तान को इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालिए। तो सर, आपकी नज़र में रेमिटेंस में कमी की बुनियादी वजह क्या है? क्या पाकिस्तानियों ने को दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जो तरसीलात हैं वो पाकिस्तान भिजवाने से हाथ खींच लिया है? क्या फिनोमिना है, क्या आपके नॉलेज में है, क्यों रेमिटेंस के फ्लो में कमी हुई है? रेमिटेंस की जो फ्लो की कमी है, अगर मैं उसका जो इस वक्त जो क्वांटम आपके सामने रखूं तो वो मुझे परेशान करता है। वो क्वांटम यूं है कि 3 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान लगी अप्रैल 2022 में। आप हैरान होंगे कि जुलाई में ये रेमिटेंस गिर के 2 अरब डॉलर की रह गई। 1 अरब डॉलर हमने लूज़ किया है। तो इसको गौर से सोचिए कि रुपए की कदर को रोकने से और रुपए की कदर को इंटरबैंक और कर्ब मार्केट में 15 रुपए के फ़र्क पे रखने से कोई भी ये कन्विंस नहीं होगा कि मैं 1,000 डॉलर भेजूं और वो मैं बैंकिंग चैनल से भेजूं, क्योंकि मुझे 15,000 रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे। अगर मैं सर, डॉलर 300 रुपए क्रॉस कर गया है इंटरबैंक में, तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी इसकी वैल्यू को हमने कहीं कंट्रोल रखा हुआ है और ये एक्चुअल और रियलिस्टिक वैल्यू पे नहीं है? मैं समझता हूं कि आपको डॉलर इनफ्लोज को बढ़ाना है। जब आप डॉलर इनफ्लोज बढ़ाएंगे तो रुपए की कदर खुद ही सेटल हो जाएगी। अभी एक नए इक्विलिब्रियम में जारी है रुपए की कदर, और उसकी वजह यह है कि आप इंपोर्ट्स खोल रहे हैं जो कि बंद की हुई थी, आपने कदगन लगाई हुई थी,
उसकी वजह वो भी रेमिटेंसेस IMF का की गिरना, शर्त की बायस हमें सर खोलनी पड़ी और खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं सर। दुरुस्त, पर हमें पहले ही इतनी स्ट्रेंथ से उसको रोकना नहीं चाहिए था, IMF के प्रोग्राम में रहना चाहिए था, तो ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच जो इतना बढ़ गया है ये कभी बढ़ता ही ना। इन दी एंड तो ये अगर रकूम नॉन डेट क्रिएटिंग, और अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ जी। कि मैंने 2007 में मैं जब बाहर मुल्क से काम किया करता था तो मैं उस वक्त के वज़ीर ख़जाना से मिला और हमने ये तयन किया कि पाकिस्तान में जो FDI है वो कम से कम 5 से 7 अरब डॉलर होनी चाहिए। हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की, हमने बात की कि पाकिस्तान में रिफाइनरीज लग सकती हैं, हमने बात की कि पाकिस्तान में बहुत सी एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट की जा सकती है। आज भी वो बात उसी तरह वैलिड है, पर अफसोस ये है कि पिछले साल सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की FDI पाकिस्तान आई। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस फैक्ट। और SIFC के जी। SIFC का जो अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जी। मैं शायद कलीदी तौर पे ये तो नहीं कह सकता कि हम इसको कहाँ तक सक्सेसफुल कर सकते हैं, बट एक इनिशिएटिव, इसको एज एन इनिशिएटिव समझता हूँ मैं, ये अच्छा है इसलिए कि जो इस वक्त क्लॉग्ड आर्टरीज हैं यकीनन सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुझसे 2 सवाल मजीद आपसे करना चाहूँगा कि जो मामला है IMF का प्रोग्राम भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिला था 9 माह के लिए, क्या आप समझते हैं अब इस 9 माह के अंदर अवाम इसी कर्ब से गुजरेंगे, इन्हीं मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा, और अगर हालात बेहतर होने हैं तो क्या 9 माह के बाद एक नया IMF का प्रोग्राम कड़ी शराइत के साथ हमें हर सूरत एक्सेप्ट करना पड़ेगा या हर सूरत हासिल करना पड़ेगा? एक तो ये मैं बात, चूंकि FDI की बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सबको याद रखना है कि पाकिस्तान में वो FDI क्रिएट करनी है, हमने इस IMF से पैसे लेने हैं। मैं सबसे बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूं, बट जो नॉन डेट क्रिएटिंग पैसे हैं जिनको FDI कहते हैं सबसे ज्यादा, एक्सपोर्ट रेमिटेंस, इनको भी देखना है। सो मैं बारहा कहता चला जाऊंगा कि अब इनको पैरेलल चलाना है हमने, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मैंने IMF के भंवर से निकालना है तो टैक्स तो कलेक्ट करना है, पर बाहर से मुझे ये 3 जो चीजें हैं मैं क्लियर हूं इसमें पैसे लाने हैं। सो FDI पे अब मैं वी कैन टॉक अबाउट इट, बट ये लाने हैं। IMF का प्रोग्राम ये वाला कंप्लीट करना है। मैंने पिछले 14-18 माह से शायद कंसिस्टेंटली ये कहा है कि IMF का दामन ना छोड़िए। जब आपने छोड़ा तो आपके रिजर्व्स 4 अरब डॉलर पे नीचे गिर गए थे और आप डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन में की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। अब आपको ये कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है एक नए प्रोग्राम की। बिल्कुल ठीक सर। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा मुझसे जवाब। आप पावर सेक्टर के अमूर को बहुत बेहतर जानते हैं। बिजली की बिलों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है, एहतजाज हुए, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और कल हंगामी मीटिंग तलब की है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से और पावर डिवीजन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देने से कोई हल निकल सकता है, कोई टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है, या जो IMF की कंडीशंस हैं, जो सर्कुलर डेट की सिचुएशन है, जो जनरेशन कॉस्ट है, हमें हर सूरत में मौजूदा कॉस्ट को बेयर करना होगा? मुख्तसर जवाब चाहिए होगा। मुख्तसर जवाब यह है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है हमारी ग्रोथ पे। इसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ मेजर्स मैंने भी सजेस्ट किए हैं जिससे कुछ अवाम को जो इस वक्त के बिल हैं उसमें कैसे उनको उससे गुजारा जाए, चाहे वो 6 महीने के लिए उनकी किस्तें बना दें, कुछ टैक्सेस में रद्दोबदल कर दें, कुछ क्वार्टरली कर, पर याद रखिए कि इसको सर्जरी किए बगैर बिल्कुल दुरुस्त ठीक नहीं होगा और ये हमने करनी है। हकान नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे क्राइसिस हैं तो पावर सेक्टर की सर्जरी अशद ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कल निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब किए गए इजलास से अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। रिलीफ ना मिला तो हम आसानी से कह देंगे तो क्या हुआ, ज़रा सोचिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 2006 में बिजली की तलब में इजाफे के बायस लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2008 में बदतरीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया।
सनती पहिया जाम होने लगा तो घरेलू सार्फिन को भी 12 से 16 घंटे गैर इलानिया बदतरीन लोड शेडिंग की अजियत भुगतना पड़ी। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लोड शेडिंग का हल रेंटल पावर प्लांट से निकालने की एक कोशिश की। रेंटल पावर प्लांट से लोड शेडिंग तो खत्म ना हुई, मगर अरबों रुपए करप्शन के स्कैंडल और आलमी सालसी अदालत में केस भुगतने से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान जरूर बर्दाश्त करना पड़ा। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नई पावर पॉलिसी जारी करते हुए बिजली के नए कारखानों की भरमार कर दी, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान में 95 पावर यूनिट से बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 44,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। आप सुनकर हैरान होंगे, एक जाने बिजली की पैदावारी सलाहियत 44,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार और फरोख्त का जो फिगर्स हैं वो 28,000 मेगावाट तक महदूद हैं। मुआहिदों के तहत पावर प्लांट्स के मालकान को हमें कैपेसिटी पेमेंट 44,000 मेगावाट की अदा करना पड़ रही है, जबकि बिजली की पैदावार 28,000 मेगावाट तक महदूद है। कैपेसिटी पेमेंट है क्या, ये आपको लाजमी बताते हैं। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है कि अगर हुकूमत बिजली नहीं खरीदती तो पावर प्लांट्स बंद रहेंगे, मगर पावर प्लांट्स के मालकान का मुनाफा, प्लांट्स की मुरम्मत, देखभाल, मुलाजमिन की तनख्वाहें, बैंकों से लिया गया कर्ज और उस पर सूद कैपेसिटी पेमेंट की मद में वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। आज से 5 साल का पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट की मद में सालाना जो अदायगियों का हुजम था वो 600 अरब रुपए था, जो आज 2000 अरब रुपए सालाना से तजावुज कर चुका है। अब आप समझ रहे होंगे कि बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साबिक सेक्रेटरी पावर यूनुस ढागा ने 2016 में तहरीरी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया था कि नए पावर प्लांट की तनसीब फौरी तौर पर रोक दी जाए, क्योंकि हम कैपेसिटी ट्रैप में जा रहे हैं। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में गर्शी कर्जा, कमजोर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिजली चोरी, भारी लॉसेस के बायस इन पावर प्लांट्स का बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा और कौमी खजाना और अवाम ये दोनों बोझ उठाने के काबिल नहीं होंगे। मगर पुरकशिश कारोबार में शरीक स्टेक होल्डर्स ने किसी एक की ना सुनी और धड़ाधड़ पावर प्लांट्स लगते रहे। माजी में हुकूमतों ने पुरकशिश कारोबार के बायस पावर प्लांट्स लगाने पर दिन रात तवज्जो तो मरकूज रखी, मगर बिजली की पैदावार, फरोख्त और वसूलियों पर मजाल है किसी ने तवज्जो दी हो। मुल्क भर में सालाना 3,400 अरब रुपए मालियत की बिजली की तरसील एक कंपनी, जबकि फरोख्त 10 तकसीमकार कंपनियां करती हैं। सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि 2013 में बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुस्तकिल सरबराहान तैनात करने से मुतल्लिक दरखास्तें तलब की गई थी, मगर नाज़रीन आप सुनकर हैरान होंगे, आज तक उन दरखास्तों के जरिए से किसी भी कंपनी का मुस्तकिल सरबराह नहीं अपॉइंट किया जा सका। बिजली की 4 सरकारी पैदावारी कंपनियों में भी आज तक एडहॉकिज्म का राज है। माजी की सभी हुकूमतों और पावर डिवीजन के बाबुओं ने नाज नखरे उठाने वाले अफसरान को एडहॉक बुनियादों पर इन कंपनियों का सरबराह तैनात किए रखा, जिन्होंने वसूलियों में बेहतरी, बिजली चोरी में कमी, लॉसेस में कमी, सिस्टम के अपग्रेडेशन समेत अहम अमूर की बजाय अफसरान बाला और हुकूमती शख्सियात की खुशनुदी पर सारी तवज्जो मरकूज रखी। हुकूमतों और पावर डिवीजन के अफसरान की बद इंतजामी का नतीजा मुल्क भर के अवाम बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफे की शक्ल में भुगत कर तंग आ चुके हैं, मगर इजाफे का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजाफी पावर प्लांट्स की तनसीब, कैपेसिटी पेमेंट, डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा और पावर प्लांट्स मालकान को डॉलर रेट पर अदायगियों ने बिजली के निर्ख 60 रुपए फी यूनिट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए हैं। महंगी बिजली मजीद महंगाई का बाइस बनकर अवाम से सफेद पोशी का भरम भी छीन रही है। क्या निगरान हुकूमत के पास अवाम के दुखों का मदावा करने का कोई हल मौजूद है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से अरशद अब्बासी साहब, आप माहिर तवानाई हैं, और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब, आप समाजी रहनुमा हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सबसे पहले मैं ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब आपसे जानना चाहूँगा, चंद रोज़ कबल मुझे आपकी पोस्ट एक पढ़ने का मौका मिला जिसमें आपने बिजली के बिलों से मुतल्लिक 3 ख़ानदानों की कहानियाँ बयान की थी। बड़ी तकलीफ दे ये कहानियाँ थी। ये माजरा क्या था, थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिजली के बिलों ने तो आवाम को हिला के रख दिया। हर तरफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर महंगे बिजली के बिल किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ये शेयर कीजिएगा। सोहेल भाई, रवां माह बिजली के बिल देखकर अच्छों के दिल दहल गए हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द चंद रोज में इस हवाले से जो देखा है वो मुशाहदात आपके सामने बयान कर देता हूँ जी। शाइस्ता बीबी मुल्तान में सेवड़ा चौक के करीब रहती है। उसके 3 बच्चे हैं। खामंद नशा करता है। वो बीबी खुद अड़ोस पड़ोस और करीबी कॉलोनी के लोगों के कपड़े सीती है जी। इससे कुछ आमदनी हो जाती है। घर का मुश्किल से सही, लेकिन
गुजर औकात हो ही जाता है। उसके खामंद को जब कभी नशे के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जी तो वो घर की कोई चीज बेचकर अपना नशा पूरा करता है। जी 2 माह पहले उसने घर की इस्त्री बेच दी थी। जुलाई में उसने सख्त गर्मी में छत वाला पंखा बेच दिया था। और अब बीवी का अकलौता बटन वाला मोबाइल जिससे वो अपने ग्राहकों से राब्ते में रहती थी, जी नशा फरोख्त करने वालों को औने पौने बेच आया था। जी शाइस्ता के घर का अगस्त का बिजली का बिल 8,000 रुपए आया। जी पंखा तो नशेई शोहर बेच चुका था। घर में बस बिजली के 2 बल्ब और पानी की एक मोटर कभी कभार चलती थी। बिजली का बिल शाइस्ता बीबी पर हर माह बाकायदगी से अपनी मेहनत मुशक्कत की कमाई से अदा कर रही थी। वो बिल अदा करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त थी। वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकी। जी ठीक अगले दिन महकमे के मुस्ताद कारिंदों ने उसके घर के बाहर लगा बिजली का मीटर उतार दिया और इस बिना पर खामद ने बीवी को इतना मारा पीटा जी। कि सिलाई मशीन पर लगी मोटर की वजह से बिल ज्यादा आया है और उसे घर से निकाल बाहर किया। बिल्कुल खान साहब, जो शाइस्ता रिमेनिंग 2 बीवी- स्टोरीज हैं उनका जरा करक्ट शेयर कर दीजिएगा, फिर हम हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं अरशद अब्बास साहब, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, उसके बाद ये खातून जो है वो मार खाकर अपनी माँ के घर आई हुई है, बेवा माँ के घर बैठी हुई है। जी दूसरी जो स्टोरी है कि 2 भाई एक घर में रहते थे जी और बिजली का बिल ज्यादा आया तो उनमें से हर एक ने एक दूसरे को इल्जाम दिया जी कि आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप बिजली इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोनों भाई 30 बरस से एक घर में रह रहे थे। बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा था और उसका नतीजा ये निकला कि दोनों भाइयों के दरमियान पहले बीवियों के दरमियान झगड़ा हुआ, जी फिर भाइयों के दरमियान मार कुटाई हुई और उनमें से जो बड़े भाई थे उन्होंने छोटे भाई को घर से निकाल दिया है। अरशद अब्बास साहब, आपने तीनों चारों कहानियां सुनी, सूरत हाल इस नहे तक पहुंच चुकी है। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बिजली पैदा करने की सलाहियत 40,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट सालाना 2,000 अरब अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हम मैक्सिमम बिजली पैदा करके फरोख्त कर रहे हैं वो 28,000 मेगावाट है। उसमें भी चोरी, लॉसेज, वो अलग साइड का मामला है। अब इस गिरदाब से हम कैसे निकल सकते हैं? बिजली के रेट नीचे लाने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अब सारे ऑप्शन खत्म हो चुके? देखिए सिर्फ एक तो बात यह है कि जैसे आप बात करते हैं, ये गुज़िश्ता 10 साल से यही हो रहा है कि आप भी पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं कि ये बताएं हाल क्या है। जी देखिए, मेरे या यहाँ पे कन्वर्सेशन में कोई सेक्रेटरी साहब नोट्स लेने के लिए नहीं बैठे हुए या मिनिस्टर नोट्स लेने के नहीं बैठा हुआ कि ये यहाँ से वो अकल की बातें आएंगी और हम फ़ौरन इस पर अमल करेंगे। ये ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। वजह क्या है? जब पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ना हो, करप्शन पे आपके सामने क्या हुआ, जो बंदा नैब के पास गया वो वापस दुल के बाहर आ गया। जब आपके इस पूरे सिस्टम में, सोसाइटी में खुद एहतसाबी का है ही नहीं है, एहतसाब सिस्टम ही नहीं है, आप किससे क्या पूछ सकते हैं? दूसरी आपने कहा कैपेसिटी पेमेंट। देखिए, ये कैपेसिटी पेमेंट अब और बढ़ेगी। जिसका बिल पाकिस्तान में यानी 600 यूनिट से ऊपर है जी, वो तो बड़ी तेज़ी से सोलर की तरफ जा रहे हैं। मैं कल परसों मतलब जो डिस्को के उनके लोगों के साथ बैठा था, वो कह रहे कि हमारे पास तो ये कैपेसिटी है कि आइंदा शायद हम तनख्वाह के लिए पैसे भी ना हमारे पास हों। लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोलर की तरफ। जब सोलर की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये जो 42,000 मेगावाट है, इसकी बिजली कौन लेगा? ये तो वही लेंगे जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मसला और बढ़ता जाएगा। अब आपने पूछा हल क्या है जी। देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी जिसे कहे कि यार हाँ मुझे इस मिट्टी के साथ वफा करनी है, तो सबसे पहले इस मुल्क में बिजली का मसला हल करेगा और उसके सलूशन बेशुमार हैं। लेकिन सुनने वाला कौन हो, अमल करने वाला कौन हो? खाली नारेबाजी तो आपको बताऊं कि कितनी ज़बरदस्त बातें आती हैं कि हमने 13,000 मेगावाट किए, हमने सीपैक में प्रोजेक्ट किए। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बताता चलूँ, हमने सीपैक के जो प्रोजेक्ट भी जो हमने लगाए हैं, देखिए सबसे पहले हमारी रिपोर्ट थी, पब्लिश कहीं नहीं हुई, वो भी एक बड़ा जुल्म हुआ। उसकी वजह से हम डेड ट्रैप पे आए हैं। जो कोयले के पावर प्लांट लगे हैं, जो सोलर के लगे हैं, इवन जो विंड के लगे हैं, ज़रा कंपेयर करें कि वही चाइना ने बांग्लादेश में किस तरह लगाए, इथोपिया में किस तरह लगाए, हमारे यहाँ कितने महंगे लगे। क्यों महंगे लगे बात साहब, क्यों महंगे लगे? देखिए, जब उसका बेनिफिशियरी है, देखिए अब ये बातें, अब जो वो राज की बातें वो आप मुझसे ना पूछें,
कौन को आपके थोड़े से सामने राजों से शेयर करें आप। नहीं देखिए, आपके सामने ही कैरेक्टर यही फिर रहे होते हैं, कोई बाहर से कोई टीवी में जाता है वही लोग होते हैं, उनसे कोई पूछ नहीं सकता। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की अब जो मैसिव अनरेस्ट आ रहा है, आपने जो बात की है कि जी वो देखें ये जो साहब ने 2 कहानियाँ बताई हैं, ज़रा आप आज़ाद कश्मीर जाके पूछें जी, आप जीबी में जाके पूछें, आप पाकिस्तान के कौन सा घर ऐसा नहीं है जो इससे मुतासर नहीं हुआ। और मुझे डर है, अल्लाह ना करे कई लोग रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े ना हों। देखिए कोई सियासत नहीं है, कोई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिजली के 27 बिल हैं, ये एक बज़ात खुद एक बहुत बड़ी मजलूम पार्टी बन के आ रही है जी, जिसका मेरे ख्याल में अजाला कौन कर सकता है? कोई है सियासी पार्टी जो कि लीड ले, जो कोई बात अजाला करे? करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है, हमारी बिजली का जो ओवरऑल जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है, सालाना 3,400 अरब रुपए की हम बिजली पैदा करते हैं। जिसको बिजली को पैदा करने वाली सरकारी कंपनियां हों, बिजली को तरसील करने वाली NTDC हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों, आज तक इनके किसी का मुस्तकिल कोई सरबराह नहीं है। डहॉकिज्म पर चलाया जाता है। सब बातें अपने पावर सेक्टर के बाबों को उन्होंने टेक करनी है, मिनिस्टर्स की उन्होंने लुक आफ्टर करनी है। किसी ने वसूलियों पर तवज्जो नहीं दी, लॉसेस पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने अपनी सिस्टम अपग्रेड करने पर तवज्जो नहीं दी। तो फिर कैसे हम इस सिस्टम को बेहतर कर पाएंगे? इनकी इन एफिशिएंसी का खमियाजा क्या मुल्क के अवाम ही भुगतते रहेंगे? सेल एक थोड़ी सी एक्सरसाइज आप भी करें ना जी, ये जितनी भी जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे जेनको हैं, जिसको ज़रा पिछली गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज़रा देखें किन किन लोगों को डाल के गए हैं। BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी कंपनी की हालत को बेहतर कर सकते हैं। ज़रा पता कीजिएगा कि किस किस का ज़ाती मुलाजम भी वहाँ बोर्ड में नहीं है। जब आपके यहाँ ये लेवल होगा, ये सीरियसनेस होगी, तो फिर तो यही होगा जो अभी हो रहा है। मुझे बड़ा ख़दशा है कि देखिए ये लोग शायद आटे चीनी के लिए बाहर ना निकलें जी, पहली दफ़ा शायद बिजली के बिलों के लिए लोग बाहर निकलेंगे और किसके पास जाएंगे, कौन इसका जवाबदेह होगा और कौन हल करेगा? हमें सुहेल किसी से कोई तवक्को रखनी चाहिए ही नहीं है। जो माशाल्लाह जो वजीर साहब आए हैं, ज़रा पूछेगा वो किस तरह के हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है उनमें कितनी सीरियसनेस है, वो तो बातें करने के लिए हैं। तो डरना चाहिए उस वक्त से जब अवाम खड़े हो जाएंगे रियासत के खिलाफ। और ये उनको भी सोचना चाहिए जो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। आम आदमी के लिए तो बिजली का बिल बर्दाश्त करना उनके बस में नहीं रहा, लेकिन हमारी सनतें, हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और उसके साथ साथ हमारी पूरी से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जब तक बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे को हम रोक नहीं पाएंगे, हम अपनी तिजारत को नहीं बढ़ा सकते, आम आदमी को रिलीफ मिलना तो दूर की बात, जो उसके मौजूदा उसके मसाइल हैं, जो उसकी मौजूदा तकलीफ है, वो भी कम नहीं हो सकती। लेकिन अब देखना ये है कि क्या हम अपने कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करते हुए क्या सस्ती बिजली की जानिब बढ़ते हैं, ये इंपोर्टेड रिसोर्सेज के ऊपर हमारा इन्हिसार इसी तरह बदस्तूर कायम रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए,